नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर 30 तारीख को उपचुनाव होने में है और ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नजर आई है। सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता जमकर भिड़े हैं। जरा तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता के बीच में आपस में झड़प हुई है। साथ ही साथ दिलीप घोष के ऊपर भी धक्का मुक्की की खबर सामने आ रही है और हालात ऐसे हो गए थे कि दिलीप घोष को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसी तस्वीर है ये? आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से दिलीप घोष के साथ यहाँ पे धक्का मुक्की की जा रही है। देखिए, बंगाल में मेरा मानना है कि तालिबानी सरकार है। ममता बनर्जी को डेमोक्रेसी का डी मालूम नहीं है। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर जो अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में खुद चुनाव लड़ रहा हो, उपचुनाव लड़ रहा हो और अपने गुंडों को भेज दे इस चीज़ के लिए कि कोई विपक्ष का लीडर वहाँ प्रचार प्रसार न करे। ये इस तरह की चीज़ें तो कम्युनिस्ट रिजीम में भी नहीं होती है, हिटलर शाही में भी नहीं होता। कम से कम वहाँ आंखों में कुछ शर्म बाकी होती है कि आप चुनाव लड़ रहे हो फॉर गॉड सेक। अगर कोई कैंडिडेट, उसके लिए वहाँ पे कोई बड़ा लीडर, और ये कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं। दिलीप घोष तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते थे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती। वो उनका कद इतना बड़ा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मारपीट कर रहे हैं और ये सीधे ममता बनर्जी के आदेश के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जमीन पे जो लोकल लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी या अपोनेंट के किसी बड़े नेशनल लेवल के लीडर को स्टेट लेवल के लीडर के ऊपर इस तरह से हाथापाई करे, उनको धक्का मुक्की करे और वहाँ के स्थानीय जो लीडर हैं उसको हॉस्पिटलाइज कर दे। कई सारे लोग हैं और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि दिलीप घोष ने साफ साफ कहा है कि ये उनको मारने की, हत्या करने की साजिश थी कि आप जिस हिसाब से वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। ये तो बड़ा ही डिस्टर्बिंग है। और तमाम लोग, कहाँ ये लोग जो ये कहते थे कि हम संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शाहीन बाग के गैंग के साथ खड़ा था, ये किसान आंदोलन के साथ जो लोग खड़े हैं, ये डेमोक्रेसी की बात बहुत करते हैं। तालिबानियों की तरह ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे पेश आ रही है लोगों के साथ। उसके खिलाफ एक शब्द, एक आवाज़ कोई बोलने वाला नहीं। ये तो स्थिति है। और ये तब जब ह्यूमन राइट्स कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न जाने सीबीआई, एसआईटी, कितनी इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी चल रही हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कि किस हिसाब से वहाँ चुनाव के नतीजों के बाद वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप्स हुए, गैंग रेप्स हुए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इसका कोई फिर जरा सा भी फिक्र नहीं है कि उनकी इमेज क्या है। दरअसल दिक्कत ये है कि ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल में अगर राजनीति करनी है उन्हें, तो ये गुंडागर्दी ही इनका सबसे बड़ा हथियार है कि आप गुंडों को भेज दो, ऐसा दहशत फैला दो। ये इसके पीछे जो स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही है? नज़र ये आ रही है कि भाई बीजेपी का जो सबसे बड़ा लीडर है वो हमारे इलाके में घुस करके प्रचार कर रहा है तो उसको मारो, और टॉप लीडर को आप इस तरह से जलील करोगे, उसको मारोगे, तो जो बीजेपी के समर्थक होंगे वो डर के दुबक जाएंगे, वो वोट देने के लिए नहीं आएंगे। यही स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। और आपको रोक के जरा दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। जरा देखिए, दिलीप घोष के साथ हालांकि सिक्योरिटी भी मौजूद है, पर बीजेपी के गुंडों ने सिक्योरिटी का भी ध्यान नहीं रखा और उनके साथ भी बदतमीजी की है। महिला भी यहाँ पे मौजूद नजर आ रही है। महिला के साथ भी किस तरह से बदतमीजी किया जा रहा है वो आप जरा तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और बीच में दिलीप घोष है, आगे से भी उनको धक्का मुक्की किया जा रहा है, पीछे से भी किया जा रहा है। और सर, सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई थी कि आखिरकार उनके सिक्योरिटी गार्ड को रिवॉल्वर निकालना पड़ा। देखिए, ये टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिन दहाड़े रिवॉल्वर क्यों निकाल दिया गया। भाई, ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई?
अगर कोई लीडर है, उसकी सिक्योरिटी है और उसके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला होगा तो सिक्योरिटी किस लिए है? आरती उतारने के लिए है। और ये इस तरह से तो पुलिस को वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस वाले भी तो हैं वहाँ पे, पुलिस वाले भी तो हैं। पुलिस वालों को तो कम से कम, पुलिस वाले को भी मार रहे हैं टीएमसी के लोग। वहाँ की पुलिस तो एक माने अजीबोगरीब स्थिति में काम कर रही है। उनको बेचारे के तो एक तो नौकरी कर रहे हैं वो लोग, वो इधर के भी नहीं हैं उधर के भी नहीं हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से बंगाल के अंदर हाईकोर्ट ने कहा कि जो चुनाव के नतीजों के बाद जो वहाँ पे हत्याएं हुई, रेप्स हुए, लोगों के घरों को जलाया गया, हाईकोर्ट कह रही कि भाई वहाँ पे जिस हिसाब से एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया, और जो लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते थे कि हमारे साथ इस तरह की घटना घटी है, तो पुलिस वाले उसको ही प्रताड़ित करते थे। तो ये साफ है कि ममता बनर्जी एक तालिबानी सरकार चला रही है। और जिस हिसाब से वहाँ पे बंगाल के अंदर लोग डरे हुए हैं, जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर जीना मुश्किल हो गया है, वहाँ पे जिस हिसाब से एक सर्टेन कम्युनिटी को हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज करने की हिम्मत रखता है, तो धीरे धीरे बंगाल की जो स्थिति जो है वो हिंदुस्तान के सबसे ख़राब स्टेट्स में वो होने वाली। वहाँ ना डेवलपमेंट है ना कुछ है। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये भवानीपुर तो आप तो कलकत्ता, ये तो कलकत्ता शहर के बीचों बीच ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ मीडिया है, कैमरा है, सब कुछ है। गांव में क्या होता होगा, तृणमूल के गुंडे किस तरह का उत्पात मचाते होंगे, ये तो इमेजिनेशन से भी बाहर की चीज़ है। जी बिल्कुल। इस पूरे झड़प को लेकर ममता सरकार से हालांकि रिपोर्ट मांगा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चुनाव को डिले करा दिया जाए। सर, ये पॉसिबल है? देखिए, ये लास्ट मोमेंट में इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है कि आप इस तरह की चीज़ों को लेकर के, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर अगर एक्शन भी लेना होगा तो रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, उन लोगों के ऊपर होगा कि अगर कोई विपक्ष का लीडर आपके कंस्टिट्यूंसी में जा रहा है और वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर किया, कितने लोगों को आपने पकड़ा, कितने लोगों को आपने जेल में डाला, एफआईआर में क्या कंटेंट है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में लीगल प्रोसेस एक अलग है, लेकिन ये तो लीगल प्रोसेस तो बाद में आएगा। अगर लीडर ही अपने कार्यकर्ताओं कहे कि बन जाओ गुंडे, लूट लो, मार दो, तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब ये जो उपचुनाव है, इसमें हो क्या रहा है? उपचुनाव में ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत है, ये खबर सबको मालूम है। वो चुनाव हारेगी नहीं, लेकिन डर है। लेकिन ये जो डर है, इसी डर की वजह से आप इस तरह के काम करेंगे। आप ये समझिए कि अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में आप इस तरह से, ये तो, और ये ममता बनर्जी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। ये पूरे देश भर में जो है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के लिए वो कैंपेन करना चाहती है। अगर ऐसे ऐसे लोग अगर केंद्रीय राजनीति में आ जाएंगे तो इन लोग तो पूरे देश को जो है तालिबान के, अफगानिस्तान की तरह बनवा देंगे। ये दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। ममता बनर्जी को इन सब चीज़ों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के इन लोगों ने जो ये किया है, जो ये काम, इसके लिए टॉप लीडरशिप को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कहते कि भाई एथिकल तरीके से जिसको कहा जा सकता है, लेकिन ये टीएमसी, उसके नेता, ये इतने बेशर्म लोग हैं कि ये इसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। कम से कम आप जो राजनीति क्षेत्र में एक साथ आप काम कर रहे हो, दिलीप घोष हो या फिर कोई भी हो, अर्जुन सिंह भी हो या कोई भी हो, ये सारे लोग आप राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप हमला करवा देंगे। या हमलावर कोई अगर है तो कल ममता बनर्जी, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके साथ अगर कुछ हो जाता है तो फिर तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे देश की राजनीति चलेगी। ये पॉलिटिकल कल्चर को हिंदुस्तान के उसको तबाह बर्बाद करने के लिए, और इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है ममता बनर्जी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को
तबाह बर्बाद करने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो भवानीपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी साफ साफ देखने को मिली जब उन्होंने दिलीप घोष के ऊपर ही हमला कर दिया और सिचुएशंस ऐसी थी कि लगातार 1-1.5 घंटे तक लगातार धक्का मुक्की झड़प की तस्वीरें सामने आती रही। हालांकि ममता दीदी की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ बयान सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।